आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रेशियो एनालिसिस। और ये एक टूल है फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए। आपने इससे पहले दो टॉपिक इसमें किए हैं, एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स और दूसरा कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। आज हम तीसरे टूल को देख रहे हैं और रेशियो एनालिसिस है क्या, इस चीज को समझते हैं। देखिए, रेशियो एनालिसिस किन्हीं दो कंपोनेंट्स के बीच में एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करके मैथमेटिकली उसको एक्सप्रेस करता है, जिससे हम आसानी से समझ सकें। अब जैसे हम एक बात करते हैं कि अगर हम यहाँ पर आपको बैलेंस शीट दे दें, प्रॉफिट एंड लॉस दे दें, तो उसमें काफी सारी चीजों को काफी समय दे करके समझने में टाइम लगेगा, तब जाके बातें समझ में आएंगी। पर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम उसमें से आपको कैलकुलेट करके बता दें कि हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 40% चल रहा है, हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो 60% है, तो नेट प्रॉफिट 20% है, 30% है। ये सब इस तरह से जब हम परसेंटेज वगैरह में बता दें, या हम बता दें कि इस समय हमारे जो कलेक्शन पीरियड है वो पहले इतना था, आज का कलेक्शन पीरियड इतना हो गया है, तो इससे चीजें जो है सरलता से समझी जा सकती है। तो रेशियो एनालिसिस क्या है? एक मेथड है जिससे हम मैथमेटिकली किन्हीं दो कंपोनेंट्स के बीच में एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं और उसको हम एक्सप्रेस करते हैं, जिससे समझने में आसानी हो सके। अब चूंकि ये फाइनेंशियल एनालिसिस का पार्ट है, तो यहाँ पर क्या होता है कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करके दिखाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारी जो यहाँ पर मतलब रखती हैं वो है प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के जो आइटम्स हैं या जो कंपोनेंट्स हैं, उसके बीच में हम कुछ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं और उनके स्टेक होल्डर्स के लिए उनको जरूरत के हिसाब से प्रेजेंट करते हैं। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो बहुत सारे लोगों की बहुत सारे राइटर्स की अलग अलग डेफिनेशंस हैं। अब हम आगे की बात करते हैं, जैसे कि एक बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है कि a ratio is a simple arithmetical expression of the relationship of one number to another। क्या मतलब कह रहे हैं कि अर्थमेटिकली हम एक्सप्रेस कर रहे हैं किसी एक चीज को किसी दूसरी चीज के साथ। बेसिकली इट इज एन अटेम्प्ट टू प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन, और ये एक प्रयास होता है जिससे कि आपको इंफॉर्मेशन आसानी से समझ में आ सके। किस चीज की इंफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन ए सिस्टम, सिंप्लीफाइड, सिस्टमाइज्ड एंड समराइज्ड। तो ये एक बड़ी सिंपल सी और अच्छी सी डेफिनेशन है। आप इसको मैं शेयर भी कर दूंगा और आप इसको देख लें। एक और भी डेफिनेशन है इसकी, मैथमेटिकल यार्डस्टिक। चाहे वो डेफिनेशन की बात करें, ये वाली डेफिनेशन की बात करें, कुल मिला के मतलब क्या है कि किन्हीं दो तीन कंपोनेंट्स के बीच में हम एस्टैब्लिश करते हैं रिलेशनशिप, ताकि वो सारी चीजों को आसानी से समझ सकें। अब हमें यहाँ पर पढ़ना क्या है, किस तरह से पढ़ना है, क्या क्या डिविजन्स हैं और क्या क्या चीजें हैं, ये अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली। और दूसरी चीज एक और इसमें पहले आगे चलने से पहले समझा दूं कि जो प्रेजेंटेशन है, शो करने का तरीका है, वो 4 तरीके से हम यहाँ पर शो करते हैं। सबसे पहला प्योर फॉर्म है, जैसे कि हम बताते हैं कि ये 2:1 में, ये 3:4 में, यानी कि ये पार्ट 3 है तो ये पार्ट 4 है। 5:3 का मतलब ये 5 पार्ट हैं, ये इसके 3 पार्ट हैं। तो एक तरीका तो ये इस तरह से प्योर फॉर्म में शो करने का है। दूसरा है कि कुछ रेशियोज को हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। और तीसरा क्या है, उसको टाइम्स में प्रेजेंट करते हैं कि ये इसके दुगना है, ये इसका तिगुना हो गया, ये इसके 4 टाइम्स हो गया, ये इसका 5 टाइम्स हो गया, तो टाइम्स में उसको प्रेजेंट करते हैं। और एक और तरीका होता है फाइनली इसको प्रेजेंट करने का फ्रैक्शन में, कि इट इज 0.75 पार्ट ऑफ दिस, इट इज 1/4 पार्ट ऑफ दिस, इट इज 3/4 पार्ट ऑफ दिस, लाइक दिस। तो अभी हम प्रैक्टिकली इसके क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बेहतर तरीके से ये बात समझ में आ जाएगी। तो हम आते हैं फिर अपने टॉपिक्स पर। रेशियोज की अगर हम बात करें तो हमने जो अपने रेशियोज हैं उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया। 4 कैटेगरी का मतलब हमारा जो है कौन कौन से हैं? लिक्विडिटी रेशियोज, सॉल्वेंसी रेशियोज, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज और एक्टिविटी रेशियोज। अब देखिए,
जो लिक्विडिटी रेशियोज हैं उनका पर्पस है ये शो करना कि आपकी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन कैसी है। अब सवाल उठता है कि शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन का क्या मतलब है। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन को बड़ी सिंपल लैंग्वेज में आप समझ लें कि जो आपकी पेमेंट्स लगी हुई हैं, जो आपकी पेमेंट्स अभी इस समय ड्यू हैं या आने वाले थोड़े समय के अंदर पेमेंट है, या बेहतर तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि जो 2 4 6 महीनों के अंदर पेमेंट्स लगी हुई हैं उनको आप पेमेंट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, जो आपके करंट जो लायबिलिटीज हैं उसको आप पे ऑफ कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। इस चीज को एनालिसिस करते हैं शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन चेक करने के लिए। और देखिए अगली जो कैटेगरी आपकी है वो टर्नओवर रेशियोज है। टर्नओवर रेशियोज, लिक्विडिटी रेशियोज, ये सारे रेशियोज जितने भी हेडिंग्स हैं इन सबको हमने एक एक करके डिस्कस करना है और एक एक करके इनके जो सब पार्ट्स हैं उनको हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। अभी जो टर्नओवर रेशियोज हैं उनमें हम यहाँ पर एक्सप्रेस करते हैं कि ये किस टर्नओवर के कंपोनेंट्स के हिसाब से कितने टाइम्स चल रहे हैं, क्या इनका कितनी एक्टिविटीज हैं, कितना प्रोपोर्शन में ये चल पा रहे हैं, कितने में नहीं चल पा रहे हैं, कौन सा एक्टिव है कौन सा इनएक्टिव पार्ट है, इस तरह के इसमें एक्सप्रेशंस की बात होती है। फिर है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में हम प्रॉफिट से रिलेटेड बात करते हैं। और एक है हमारे लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन चेक, जिसमें हम ये देखते हैं कि लंबे समय में हम इन सारे रेशियो हमारी जो लंबे समय जो पेमेंट्स हैं वो हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, या जो कंपनीज हैं वो आने वाले समय तक टिकी रहेंगी कि नहीं टिकी रहेंगी। जो बड़े बड़े फाइनेंसर्स होते हैं, जो बड़े बड़े फाइनेंस किए हुए हैं, उनके पेमेंट्स की क्या उसमें श्योरिटी है, क्या उसमें गड़बड़ होने के चांसेस हैं। इस तरह का एनालिसिस हम आगे करते हैं। तो फिलहाल तो हमें आज जो शुरू करना है वो है लिक्विडिटी रेशियो। तो इन सारी चीजों के बारे में सॉल्वेंसी, यानी सॉल्वेंसी का मतलब मैं और बता दूं, सॉल्वेंसी का मतलब है लॉन्ग टर्म पेइंग डेट पेइंग कैपेसिटीज की बात। इन चारों चीजों को हम अलग से इंडिविजुअली एक एक करके पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो लिक्विडिटी रेशियो से स्टार्ट करेंगे। लिक्विडिटी रेशियोज में यहां पर क्या कहते हैं कि दीज रेशियोज एनालाइज द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब ये कि जो हमारी पेमेंट शॉर्ट टर्म की लगी हुई है, और अगर हम बेहतर तरीके से समझें तो जो साल भर के अंदर अंदर की जो पेमेंट्स हैं उन पेमेंट्स को हम टाइमली प्रॉपरली कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये वो शो करता है। और इसके लिए अगर हम टेक्निकल बात करें तो कभी कभी टेक्निकली इसको जो एक्सप्रेस करते हैं उसमें यह कहा जाता है कि भाई ये जो बिजनेस का ऑपरेटिंग साइकिल है, तो उस ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर की जो लायबिलिटीज हैं, जो उसके पेमेंट्स लगे हुए हैं, उसमें आप पे ऑफ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये यहाँ पर कहना चाहते हैं। अब ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या है कि स्टार्टिंग में जो रुपया था वो रुपया, आप ऑपरेटिंग साइकिल भी आप पहले पढ़ चुके हैं, और फिर से मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ कि जो रुपए थे, रुपए से हम चेंज करते हैं, उसका रॉ मेटेरियल लेते हैं, रॉ मेटेरियल से उसके हम प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं, प्रोडक्ट तैयार करने के बाद उसको सेल करते हैं, सेल करने के बाद वो बिल्स डेटर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं या बिल्स रिसीवेबल में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर उससे पैसा हमारे पास वापस आता है। तो रिसोर्सेज जो कैश की थी वो कन्वर्ट होते होते कितने टाइम के अंदर वापस कैश में रिवर्ट होके आती हैं, इसको ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं। तो इसका जो पीरियड होता है, इसके अंदर जो पेमेंट्स का दौर है, जिस जो इसमें पेमेंट्स करने को लगी हुई हैं, उनको भी हम ऑपरेटिंग साइकिल का पेमेंट कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या, अगर हम इन्हें नटशेल बात करें तो जो साल भर के अंदर अंदर जो पेमेंट्स हैं, जो ड्यू हैं, जिनको पे ऑफ करना है, जो थोड़े समय के अंदर पे ऑफ करना है, उनको हम पे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये चेक बताता है हमारा शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन। और इसके लिए हम लिक्विडिटी रेशियोज पे के थ्रू इसको चेक करते हैं। इन रेशियोज के अंदर दो पार्ट इंक्लूडेड है। दो पार्ट कहने का मतलब क्या है कि दो रेशियोज इंक्लूडेड है, और पहला रेशियो होता है करंट रेशियो और दूसरा होता है लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो का एक और नाम भी है क्विक रेशियो, और उसी का ही एक और नाम भी है एसिड टेस्ट रेशियो। अब हम बात करते हैं सबसे पहले करंट रेशियो की। करंट रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, बड़ा ही सिंपल सा तरीका है, हम टोटल करंट एसेट्स को टोटल करंट लायबिलिटी से डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे जो टर्म आया करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, इसका क्या मतलब है, पहले इस चीज को भी समझ लेते हैं। देखिए, करंट एसेट्स का मतलब क्या है कि ऐसी सारी एसेट्स जो साल भर के अंदर अंदर रुपयों में चेंज हो जाएंगी,
या वो कैश जिसको हम कहते हैं कि कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी या यूज हो जाएंगी, यूज होके खत्म हो जाएंगी, उन सारी एसेट्स को हम करंट एसेट्स कहते हैं। और इसी तरीके से करंट लायबिलिटीज जो हैं वो सारी लायबिलिटीज जो साल भर के अंदर अंदर हमने पे ऑफ करनी है। साल भर के बजाय हम फाइनेंशियल पीरियड भी कह सकते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल भी कह सकते हैं। तो नॉर्मली हम इसको न्यूमेरिकल पॉइंट से समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं, थ्योरीज पर ज्यादा भी नहीं बात करते हुए चलें। तो आप ये समझ लीजिए कि जो साल भर के अंदर अंदर एसेट्स खत्म हो जाएंगी या यूज हो जाएंगी या रुपयों में परिवर्तित हो जाएंगी, कन्वर्ट हो जाएंगी, वो करंट एसेट्स हैं। और ऐसी सारी लायबिलिटीज जिनको साल भर के अंदर अंदर पे ऑफ करना है वो हमारी होंगी करंट लायबिलिटीज। अब देखिए इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं। इन्वेंट्रीज ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फर्स्ट फिनिश गुड्स, डेटर्स और शॉर्ट टर्म लोन्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनकम्स रिसीवेबल, मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट एंड शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज। ये सारी करंट एसेट्स हैं। इन्वेंट्रीज का वैसे तो मतलब कुछ और भी होता है, कुछ और चीजें भी इसमें होती हैं, पर आपके लेवल पे अभी इन्वेंट्रीज का मतलब आप सिर्फ समझिए कि स्टॉक की बात कर रहे हैं। स्टॉक 3 प्रकार के होते हैं। एक रॉ मटेरियल का स्टॉक होता है, एक वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक होता है और एक फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक होता है। रॉ मटेरियल का मतलब क्या है कि कच्चा सामान, अभी किसी भी तरह से उसमें कुछ भी तैयारी नहीं हुई है। अब जैसे कि हम फर्नीचर बनाते हैं तो लकड़ी के लठ आके पड़े हुए हैं, वो रॉ मटेरियल है। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या है कि कुछ काम हो गया, कुछ पार्ट तैयार हो गया, अभी पूरी तरह से फिनिश नहीं हुआ, पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ, इसको हम सेमी फिनिश गुड्स भी कहते हैं। और फिनिश का मतलब क्या है कि वो प्रोडक्ट जो पूरी तरह से तैयार हो गया। तो स्टॉक जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक बिल्कुल कच्चे, दूसरे आधे अधूरे और तीसरे पूरी तरह से तैयार। तो स्टॉक को हम यहाँ पर इन्वेंट्री के नाम से जानेंगे। और इन्वेंट्री इनफैक्ट में तो एक वाइडर टर्म है, इसके अंदर कुछ और चीजें भी आती हैं जो हम अभी बाद में बात करेंगे। अभी हम अपने इसी टॉपिक पे ही फोकस करते हैं। तो कुल मिला के जो पहली 3 चीजें लिखी हुई हैं उनका मतलब यहाँ पर स्टॉक से। स्टॉक हमारी करंट एसेट है। स्टॉक करंट एसेट कैसे? क्योंकि भाई ये स्टॉक जो है ये अब हमने क्या करना है, इसको बेचना है, बेच के खत्म करना है, ये रुपयों में चेंज नहीं होना है इसको। दूसरी चीज क्या है कि डेटर्स। डेटर्स वो लोग हैं जिनसे हमने पैसे लेने हैं, और पैसे जो लेने होते हैं उसके लिए ऐसा नहीं होता कि हम कई सालों के लिए उधार दे दें, महीने भर के लिए उधार देते हैं, 2 महीने के लिए उधार देते हैं, उसके बाद वो पेमेंट कर देते हैं तो ये कन्वर्ट होके कैश में हो जाते हैं। तो ये भी हमारे करंट एसेट्स हैं। इसके साथ में बिल्स रिसीवेबल्स भी यहाँ पर आ जाएंगे। और देखिए जब डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल का दोनों का फिगर जोड़ दिया जाएगा तो उसको हम ट्रेड रिसीवेबल्स कहते हैं। तो बिल्स रिसीवेबल आपने पहले पढ़े हुए हैं, ऐसे बिल्स जिसमें हमें पेमेंट रिसीव करनी होती है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाले बिल्स की बात करी जा रही है, और उसको हम जोड़ के जब बात करते हैं बिल्स रिसीवेबल और डेटर्स को तो हम कहते हैं जी ट्रेड रिसीवेबल्स। शॉर्ट टर्म का मतलब ही होता है करंट। करंट का मतलब जो चालू इस समय चल रहे हैं, जो ऑनगोइंग, जिसको हम हिंदी में चालू कहते हैं और हम क्या लेंगे ऑनगोइंग। तो ऐसे लोन्स जो छोटे छोटे लोन्स हैं, एडवांसेस दिए हुए हैं, तो ये भी रुपयों में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये भी चेंज हो जाएंगे। और कैश इन हैंड तो सबसे ज्यादा लिक्विड पोजीशन में ऑलरेडी वो कैश के फॉर्म में ही है। तो और बैंक बैलेंस की भी बात करें वो भी डेली चेंज होता है, कैश का बैलेंस डेली चेंज होता है। ये सारी जितनी भी चीजें आपको लिखी हुई हैं, जो भी आइटम्स लिखे हुए हैं, ऑल आर करंट। अब देखिए इनकम रिसीवेबल्स। इनकम रिसीवेबल का मतलब क्या है कि कोई अमाउंट हमने कोई इनकम, जैसे हमने कोई काम किया और एग्जांपल ले लेते हैं कि उसकी कमीशन अभी नहीं मिली, या हमने एक पार्ट बिल्डिंग का दिया उसका रेंट अभी नहीं मिला, तो ये रिसीवेबल्स हैं, तो ये पैसे मिल जाएंगे। तो ये हमारी एसेट्स हैं जो रियलाइज होने वाली हैं। तो इस तरह की एसेट जो रियलाइज होने वाली होती हैं उनको इनकम रिसीवेबल्स कहा जाता है। ये भी हमारी करंट एसेट्स। मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट्स एंड शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज या मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि फाइनेंस मैनेजर देखता है कि कुछ पैसा सरप्लस पड़ा हुआ है तो वो छोटी छोटी जगह छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स कर देता है, और ऐसी इन्वेस्टमेंट्स करता है जो थोड़े समय के लिए, जिससे कि हमें ब्याज का फायदा मिल जाए, कुछ प्रॉफिट्स मिल जाए और वो तुरंत के तुरंत रियलाइज भी हो सके। तो इस पर्पज से हम क्या करते हैं, कभी कभी इन्वेस्टमेंट खरीदते रहते हैं जब हमारे पास सरप्लस फंड्स होते हैं और थोड़े समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो उसको हम शॉर्ट टर्म कहते हैं, और जब हम लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो उसको हम लॉन्ग टर्म कहते हैं। तो शॉर्ट टर्म का मतलब ही है करंट की बात हो रही है।
अब देखिए ये सारी चीजें जो हैं ये सारी करंट हैं। इसके बाद नीचे लूज टूल्स और स्पेयर्स की अगर बात करें तो ये भी करंट होते हैं, पर इनको हमने छोड़ देना है। लूज टूल्स को और स्पेयर्स को हमने कंसीडर नहीं करने, जबकि वो करंट एसेट्स हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। अब देखिए थोड़ा सा हम वापस चलते हैं पिछले वाले पार्ट पे। हमारा जो पर्पस है यहाँ पर वो ये है, ये चेक करना कि हम अपने शॉर्ट टर्म पेमेंट्स को कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो अब देखिए शॉर्ट टर्म पेमेंट्स जो लगी हुई पेमेंट्स हैं उनको हम पेमेंट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इसके लिए क्या होगा, जो पैसा आएगा वो पैसा हमारा फिक्स एसेट से नहीं आने वाला, वो नॉन करंट एसेट से नहीं आने वाला। अगर कोई किसी को पेमेंट करना है, किसी क्रेडिटर को पेमेंट करना है, तो अपनी फैक्ट्री या बिल्डिंग या मशीन इन सबको बेच के नहीं पेमेंट किया जाएगा। उसका पैसा कहां से लाया जाएगा, उसका पैसा आएगा इन करंट एसेट से, या तो वो स्टॉक ऑफ गुड्स से आएगा या डेटर से जो पैसे मिलेंगे उससे पेमेंट किया जाएगा। तो जो करंट के लायबिलिटीज है उसके लिए पैसे मिलेंगे कहां से, हमें करंट एसेट से। इसलिए यहां पर जो यूज करते हैं रेशियो में वो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को लिया जाता है। कि करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट्स में बेसिकली आइडिया ये है कि करंट लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए हम देखते हैं कि कितने रुपए की हमारे पास करंट एसेट्स पड़ी है। तो अगर हमारे पास करंट एसेट्स ज्यादा पड़ी होती हैं और करंट लायबिलिटीज कम है तो उसका हमारी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक है, और अगर इसके उल्टा है तो उसका हमारी पोजीशन अच्छी नहीं है। अब बात कर रहे थे कि लूज टूल्स को हम यहाँ पर क्यों नहीं लेते हैं। देखिए लूज टूल्स का मतलब क्या है, पेचकस है, हथौड़ी है, इस तरह के जो टूल्स हैं वो जो मशीनों के में यूज होने वाले हैं, तो इन सब को कहीं पे भी पेमेंट में नहीं हम यूज करते, तो इसलिए इसको लेने का, इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है। और बाकी जितनी सारी चीजें हैं वो सब तो कैश में रियलाइज होंगी, और या तो कैश हैं या वो हमारे रुपयों के फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, उनसे हम जो है अपनी लायबिलिटीज को चुकता करेंगे। हम लूज टूल्स को कहीं पे भी करंट हैं। करंट किस लिए, क्योंकि भाई ऐसी सारी चीजें जो साल भर के अंदर अंदर खत्म हो जाती है, पेचकस प्लास ये साल डेढ़ साल इतना ही चलते हैं, इसके बाद फिर नए लेने पड़ते हैं जहाँ पे फैक्ट्रीज में काम हो रहा होता है। तो ये करंट होते हुए भी इनको हमने छोड़ रखा होता है। ये सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए भी अलग से ब्रैकेट में इंस्ट्रक्शन है सिलेबस के अंदर, और आईएससी स्टूडेंट्स के लिए भी। आगे हम चलते हैं। करंट लायबिलिटीज अभी डिस्कशन में आ गया। ऐसी सारी लायबिलिटीज जो साल भर के अंदर अंदर पेमेंट करनी है, जिनकी नॉर्मली ये है बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सन्ड्री क्रेडिटर्स, unclaimed dividends, advances received, incomes received in advance, proposed dividends, installment of loans payable within 12 months, bank overdraft, cash credit, सारी चीजें आपको पता है। तो ये अमूमन हमारी ऐसी लायबिलिटीज होती हैं जिनको साल भर के भीतर पे करना है। अब इसको चेक कौन करता है, इसको चेक करते हैं शॉर्ट टर्म लेंडर्स, जो छोटे छोटे उधार देने वाले हैं। वो ये देखते हैं कि भैया कंपनी तो बहुत बड़ी है, पर ये क्या अपनी जो बड़ी बड़ी एसेट्स हैं उसको बेच के थोड़ी ना मेरा पेमेंट कर देगी। वो कहां से पेमेंट करेगी, जो उसके पास करंट एसेट्स हैं। तो वो यहाँ पर एनालाइज करते हैं, वो ये चेक करते हैं कि भाई इनके पास करंट एसेट्स कितनी है। अगर उसके पास करंट एसेट सफिशिएंट अमाउंट में है और वो कन्वर्टेबल कैश में है तो फिर तो ये हमारा पेमेंट कर देंगे। अगर इनके पास कैश की क्रंच है या इनके पास कन्वर्टेबल इनटू कैश वाली एसेट्स नहीं है तो फिर ये मेरा पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो ये पोजीशन चेक करने के लिए, जो जिसको हम कहते हैं लिक्विडिटी पोजीशन चेक करने के लिए करंट रेशियो को यूज किया जाता है। तो चलिए अब हम इसमें आगे थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं कि इसके कैसे क्वेश्चंस करने, क्वेश्चंस को देख लेते हैं। यहाँ पर जो हमारा जो फॉर्मूला है वो है, इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग क्विक करंट एसेट्स, नहीं यहाँ पे क्विक नहीं वर्ड होना चाहिए, यहाँ पे करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। तो क्विक इज एक्स्ट्रा प्रिंटेड, सिंपली करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का हम डिवीजन चेक करते हैं। इस टॉपिक के अंदर जो हमारा आज का टॉपिक है वो है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन चेक, जिसको हम लिक्विडिटी रेशियो भी कहते हैं। इसके अंदर हमें दो रेशियो पढ़ने हैं। अब इसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाले हैं। थोड़ा सा इसका थ्योरेटिकल पोर्शन और डिस्कस कर लेते हैं। पहला रेशियो हमने डिस्कस किया करंट रेशियो, जिसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटी से डिवाइड कर देते हैं। दूसरा जो रेशियो है वो है क्विक रेशियो, जिसको हम लिक्विड रेशियो भी कहते हैं और एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं। यहां पर देखिए कैलकुलेट करने का सेम वैसे ही तरीका है
जैसे हम करंट रेशियो कर रहे थे कैलकुलेट, वैसे ही इसको भी कैलकुलेट कर रहे हैं। सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस क्या होता है कि क्विक का मतलब तुरंत, हम यहाँ पर ये देखते हैं कि इमीडिएटली इनके पास जो रुपए मौजूद है तो तुरंत के तुरंत लिक्विड पोजीशन, लिक्विड पोजीशन का मतलब होता है नियरनेस टू कैश, कितने रुपयों की अवेलेबिलिटी इनके पास तुरंत के तुरंत हो जाएगी। एसिड टेस्ट क्यों कहते हैं, जैसे हम कहीं पे एसिड गिराते हैं तो तुरंत धुआं लगता है, निकलता है, आग लगती है, कुछ इफेक्ट नजर आता है, तो तुरंत के तुरंत वाली बात नजर आती है, इसलिए इसके लिए भी हम एसिड टेस्ट वर्ड यूज करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जो पहले कैलकुलेशंस कर रहे थे, यानी कि जो करंट रेशियो के लिए कैलकुलेट कर रहे थे करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, उसी को ही हम यहाँ पर लेके चलते हैं। बस एक ये डिफरेंस हो जाता है कि हम यहाँ पर जो है प्रीपेड एक्सपेंसेस को नहीं लेते, ठीक है, और साथ के साथ हम यहाँ पर स्टॉक को नहीं लेते। तो अब यहाँ पर दो एसेट्स को छोड़ दीजिए करंट में से, कौन कौन सी, एक स्टॉक को छोड़ दीजिए और दूसरा प्रीपेड एक्सपेंसेस को छोड़ दीजिए। तो करंट एसेट सारी लेनी है, सिर्फ दो एसेट को छोड़ना है, कौन कौन सी, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस, और डिवाइड कर देंगे उसको करंट लायबिलिटी से। अभी हम प्रैक्टिकल भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी बात। और यहां पर सवाल ये उठता है कि भाई ये दो चीजें क्यों छोड़ दी गई। देखिए पहली चीज क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब समझा जाए। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब क्या है कि हमने कोई एक्सपेंस एडवांस में पे कर दिया, जैसे हमने अपने रेंट को एडवांस में दे दिया। तो अगर हम रेंट को एडवांस में पे कर दे रहे हैं, मान लेते हैं हमने अगले 4 महीने 5 महीने का किराया एडवांस में दे दिया, तो वो मेरी करंट एसेट तो बन गई। पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये समझनी होगी कि वो कभी भी कैश में नहीं चेंज होने वाली, उससे कभी भी कैश नहीं मिलने वाला। अगर हमने किराया एडवांस में दे दिया 4 महीने 6 महीने का, तो 4-6 महीने तक वो आगे किराया नहीं हमें पे करना पड़ेगा, आगे उससे रुपए नहीं हमारे पास कभी भी आने वाले। और हम यहाँ पर क्या चेक करते हैं कि तुरंत के तुरंत कितने अवेलेबल है पैसे, अगर इमीडिएट पेमेंट्स लगी हो, इमीडिएटली क्विकली कितना पेमेंट के लिए वो क्या कैपेसिटीज है, क्विक वाली लिक्विड वाली पोजीशन चेक करनी आती है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि प्रीपेड एक्सपेंसेस को छोड़ना है। क्यों छोड़ना है, क्योंकि वो कभी भी कैश में कन्वर्टेबल ही नहीं है। दूसरी चीज क्या है कि स्टॉक जो है, अब आप बिग बाजार में जाएं या किसी शोरूम में जाएं, सारा स्टॉक लगा हुआ है, तो उससे रुपए इमीडिएटली थोड़ी ना मिल जाएंगे, टेक टाइम, उससे टाइम लगता है पैसे लेने में। धीरे धीरे स्टॉक बिकता है, धीरे धीरे कन्वर्ट होता है कैश में, फिर हमारे पास पैसे जब आते हैं तब हम तो क्या चाहते हैं कि तुरंत के तुरंत कितने पैसे रखे हुए, जिससे कि भाई ये इमीडिएटली पेमेंट्स कितनी पे ऑफ करने की कैपेसिटीज है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब करंट रेशियो निकाल रहे होते हैं और करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज से कैलकुलेशंस करते हैं, पर अगर हम क्विक रेशियो चाहते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं कि करंट एसेट्स की लिस्ट में से दो चीजों को हटा देते हैं, कौन कौन सी, प्रीपेड एक्सपेंसेस को और स्टॉक को, और फिर हमें पता चल जाता है कि इमीडिएटली क्या पेइंग कैपेसिटीज है इसकी। क्विक रेशियो को हम लिक्विड रेशियो भी कहते हैं और इसी को हम एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं। अब क्या होता है कि जब करंट एसेट्स में से हम दो एसेट्स को हटा देते हैं, कौन कौन सी दो एसेट्स, जो अभी नाम चल रहा है इतनी देर से, इन्वेंट्री लिखा हुआ है मैंने स्क्रीन पे, इन्वेंट्री का मतलब यहाँ पर स्टॉक से, तो स्टॉक को और प्रीपेड एक्सपेंस को जब हटा देते हैं तो करंट एसेट्स को हम क्विक एसेट्स कहने लगते हैं। यानी कि करंट एसेट की लिस्ट में से अगर दो नाम काट दिए जाए तो जो बची हुई करंट एसेट्स होती हैं उनको हम कहते हैं क्विक एसेट्स। तो चाहे आप क्विक एसेट वर्ड यूज कर लीजिए और चाहे तो आप इसमें करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस करके इस तरह से भी लिख लें, एक ही बात होगी। अब हम लोग यहाँ पर चलते हैं आगे और कुछ न्यूमेरिकल के पोर्शन को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं आपके साथ स्क्रीन एक शेयर कर रहा हूं और एक क्वेश्चन करते हैं इसमें। यहां पर स्क्रीन में आपके साथ क्वेश्चन नंबर 1 में दिख रहा होगा, कुछ चीजें दी हुई हैं, कुछ आइटम्स दिए हुए हैं और इसमें वो बोलते हैं कि आप कंप्यूट करें करंट रेशियो। तो करंट रेशियो कैलकुलेट करना है और मैं व्हाइट बोर्ड आपके साथ शेयर कर रहा हूं। व्हाइट बोर्ड पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखिए आपको एक मेरा सजेशन है, बाकी आपकी मर्जी है कैसे भी आप प्रेजेंट करें। यहाँ पर जो प्रेजेंटेशन है वो बड़ा अच्छे से किया जा सकता है और प्रेजेंट करने के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए मेरा मानना है कि अगर आप इस तरीके से बताते हैं तो बेहतर तरीका होगा।
क्या करिए, सबसे पहले एक नियम बना लीजिए कि जब भी हमें रेशियो का क्वेश्चन करना है तो पहले हमने उसका फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला लिखने के दो बातें होती हैं, एक तो आप बिल्कुल आपका विजन क्लियर हो जाता है आपने क्या करना है। दूसरी चीज क्या है कि जब आप घर में भी लिख रहे हो तो लिखते लिखते क्या होता है कि वो आपको फॉर्मूला माइंड में रजिस्टर हो जाता है। तो जब भी आप घर में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो पहले एक काम करना है कि आपने फॉर्मूला लिखना है। तो अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना था करंट रेशियो। मैं करंट रेशियो कैलकुलेट करने जा रहा हूं, तो करंट रेशियो का पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। तो करंट रेशियो इज इक्वल्स टू current assets upon current liabilities। दो इजिकल्स टू करके इसे मैं छोड़ देना की सलाह दूंगा। फिर इसके बाद आप क्या करें, एक आंसर के लिए जगह छोड़ें और इसके बाद नीचे एक वर्किंग नोट में सारी चीजों को एक्सप्रेस करें। क्या करना चाहिए हमें, वर्किंग नोट में हेडिंग लिख लेते हैं हम। एक तरफ कैलकुलेट कर लें वर्किंग नोट में कि कौन कौन सी करंट एसेट्स हैं। तो करंट एसेट्स की एक लिस्ट तैयार कर लेंगे हम और एक लिस्ट तैयार कर लेंगे हम करंट लायबिलिटीज की। देखिए ट्रेड रिसीवेबल्स ब्रैकेट में सन्ड्री डेटर लिखा हुआ है। आपको मैं एक्सप्लेन भी कर दूं कि डेटर्स से हमने पैसे लेने होते हैं और जो बिल्स रिसीवेबल्स होते हैं उनसे भी हमने पैसे लेने होते हैं। डेटर्स ही हैं बिल्स रिसीवेबल बेसिकली। सिर्फ फर्क क्या हो गया, उन्होंने एक हमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, हमें एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज में उन्होंने साइन करके दे दिया। तो जब वो बिल्स रिसीवेबल भी बिल्स रिसीवेबल के फॉर्म में मिल रहा है तो फर्क क्या हो गया कि इन्होंने हमें वो पेपर दिया हुआ है, बिल्स रिसीवेबल दिया हुआ है और बाकी प्योर डेटर्स हैं। तो इनफैक्ट में देखा जाए तो बिल्स रिसीवेबल भी डेटर्स होते हैं। इन दोनों को जोड़ करके कलेक्टिवली हम ट्रेड रिसीवेबल्स कहते हैं। तो डेटर्स और प्लस BR इज इक्वल्स टू ट्रेड रिसीवेबल्स। तो डेटर्स जो है ये हमारी करंट एसेट्स है और इसका अमाउंट 1,80,000 है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं कि डेटर्स हैं। इसमें मैं लिख दे रहा हूं डेटर्स एंड दे आर 1,80,000। फिर इसके बाद देखते हैं आगे क्या दिया हुआ, प्रीपेड एक्सपेंसेस। अगर कोई भी एक्सपेंस को हम एडवांस पे कर देते हैं और रेंट को एडवांस दे दिया, कमीशन को दे दिया, किसी भी खर्चे को एडवांस में पे कर दिया, तो वो हमारी एसेट है। और अमूमन ये शॉर्ट टर्म एसेट्स ही होती हैं क्योंकि थोड़े समय के लिए ही हमने कोई खर्चे का लगा होता है और उसको एडवांस में पेमेंट करते हैं। ऐसा नहीं होता कि 10 साल 20 साल के लिए हम एडवांस में पेमेंट करते हैं। तो थोड़े समय के लिए ही पेमेंट्स होती हैं। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है वो आपके करंट एसेट्स हैं और इसको हम आगे लिख लेते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये वर्किंग नोट है हमारा और इसका अमाउंट था 40,000 रुपीज। फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस के बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। देखिए टर्म यूज किया हुआ है कैश इक्विवेलेंट्स। अभी हमने अगले वाले चैप्टर में उसको काफी डिटेल में समझना है। भी थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, कैश और कैश के जैसे सारी चीजें, जैसे हमारे पास चेक्स पड़े हुए हैं या हमारे पास बैंक में पैसा पड़ा हुआ है या हमारे पास कभी कभी ड्राफ्ट्स पड़े होते हैं, तो ये सारे भी रुपए ही हैं। तो रुपए या रुपए के जैसी सारी चीजें। बाकी इसमें काफी सारी चीजें और भी इंक्लूड होंगी, वो आगे वाले पार्ट में, आगे वाले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। अभी आप इसमें मान के चलें ये कैश या कैश के जैसे सारी चीजें, चेक्स और ड्राफ्ट्स वगैरह, ये हैं 50,000 रुपीज के और ये भी हमारे करंट एसेट्स हैं। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ये हैं 50,000 के। इसके बाद हमारे पास है लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज दिया हुआ है। देखिए मार्केटेबल सिक्योरिटीज का मतलब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है और लैंड एंड बिल्डिंग जो है ये नॉन करंट है।
नॉन करंट का मतलब क्या है? ऐसी सारी चीजें, ऐसी सारी एसेट जो लंबे समय तक यूज करेंगे, कई सालों तक, कई वर्षों तक जिसको इस्तेमाल करेंगे। तो लैंड एंड बिल्डिंग ऐसा तो नहीं कि साल भर के अंदर खत्म हो जाती है। लैंड एंड बिल्डिंग तो 10 20 50 100 साल चलती है। तो लैंड एंड बिल्डिंग इज नॉन करंट एसेट। प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री, ये सब नॉन करंट एसेट्स हैं। तो हमको यहाँ पर क्या होगा कि उस ग्रुप में से पिक करनी कौन कौन सी चीजें करंट है। तो लैंड एंड बिल्डिंग को नहीं लेंगे हम, मार्केटेबल सिक्योरिटीज को लेंगे। तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज को ले लेते हैं। मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो है वो करंट एसेट है। तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज ये भी है 50,000 रुपीज। और इसके बाद क्या दिया हुआ है? लैंड एंड बिल्डिंग हमें लेना नहीं है। बिल्स पेबल, बिल्स का पेमेंट करना है, ऐसे बिल्स। तो ये क्या है हमारे लिए? करंट लायबिलिटी है। तो बिल्स पेबल ये करंट लायबिलिटी है। ये कितने के हैं? 20,000 के। फिर इसके बाद हमें दिया हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो लोग जो हमें उधार देते हैं, और उधार जो मिलता है महीने 2 महीने के लिए। अमूमन ट्रेड क्रेडिट्स जो होते हैं 30 डेज 45 डेज। तो ये भी हमारी लायबिलिटीज हैं, करंट की लायबिलिटीज हैं। इनको हम लिख लेते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स जो हैं वो हैं आपके 1 लाख रुपीस के। क्रेडिटर्स 1 लाख हो गए। अब आगे देखते हैं। इसके बाद है भाई डिबेंचर्स। डिबेंचर्स जो है वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के नाम से जाने जाते हैं। क्यों? क्योंकि डिबेंचर को इशू करने में काफी सारी कॉस्ट होती है। ऐसा नहीं होता कि थोड़े समय के लिए पैसे चाहिए और हम डिबेंचर को इशू करते हैं। तो डिबेंचर को इशू करने के पीछे पर्पस ही होता है कि लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हैं और ये 5-10 साल के लिए, 2-4-5-10 साल के लिए इशू किए जाते हैं। तो बेसिकली बाय नेचर डिबेंचर जो है वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, यानी कि नॉन करंट लायबिलिटी है। हमको यहाँ पर कौन सी चीजें लेनी है? सिर्फ करंट लेनी है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। तो डिबेंचर्स को हमने छोड़ देना। इसके बाद इन्वेंट्रीज दिया हुआ है। इन्वेंट्रीज जो है वो आपके लिए स्टॉक है। तो स्टॉक जो है वो करंट एसेट है। आइए इसको हम करंट एसेट्स की लिस्ट में जोड़ दें। इन्वेंट्रीज यानी कि स्टॉक, और इसका अमाउंट था 80,000 रुपीज। फिर इसके बाद जो है हमें दिया हुआ है एक्सपेंस पेबल। एक्सपेंस पेबल यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं। तो जो भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो करंट होंगे। अब आपको एक छोटी सी बात और भी बता दूं मैं कि जिसके आगे आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, एडवांस, प्रीपेड ये वर्ड लग जाते हैं वो बाय नेचर करंट निकलेंगे। तो पहचान क्या है? ये अगर आउटस्टैंडिंग वर्ड लग गया, एडवांस लग गया, एक्रूड लग गया, ये नॉर्मली ये जो 99.99% केसेस में ये सारे के सारे जो होंगे वो करंट होंगे। ये करंट एसेट भी हो सकते हैं और करंट लायबिलिटीज भी हो सकते हैं। तो एक्सपेंसेस पेबल मींस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं और ये करंट लायबिलिटी है, और इसको हम लिख देते हैं एक्सपेंस पेबल या आउटस्टैंडिंग। ये है 80,000 रुपीज के। इसके बाद और भी क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं हुआ। अब हम इसका करंट रेशियो निकालेंगे। हमने नीचे वर्किंग नोट बड़े साफ सुथरे तरीके से बना लेना है और देखना है कि हमारे पास कितनी टोटल करंट एसेट्स हैं और टोटल करंट लायबिलिटीज कितनी है। इसका अब हम टोटल कर ले रहे हैं। तो करंट एसेट्स का टोटल कर लेते हैं और ये हो रहा है आपका 4 लाख रुपीज का। और इस तरह से हमने यहाँ पे जो करंट लायबिलिटीज का टोटल किया है ये आ रहा है आपका 2 लाख रुपीज। सिंपली फॉर्मूला लिखा हुआ था जहां पर उस जगह पर गए, यहां पर हमने 4 लाख करंट एसेट्स लिख दी और डिवाइड कर दिया इसको 2 लाख से, जो कि करंट लायबिलिटीज का फिगर था। अब यहाँ पर इस तरीके से इसको काट के छोटा कर लेना। ये 0 0 कॉमन हो गई, ये काट दिया। देखिए इस तरीके से कटिंग करने में आसानी तो होती है पर प्रेजेंटेशन बड़ा गंदा लगता है। तो कई जो है बच्चे उसको बड़े खराब तरीके से प्रेजेंट करते हैं। बड़ा आराम से जीरोस काटिए और साफ सुथरे ढंग से इसको जो है लिख दीजिए। अब इसको अगर काटना है तो आप हल्का से यहाँ पे लाइन खींच दीजिए, या बिना लाइन खींचे हुए भी आप देख सकते हो। एक लाइन खींच दी, ये खींच दिया, ये हो गया जी 2/1। और फिर
एक्चुअली इतनी बड़ी खिचड़ी बना देते हैं स्टूडेंट्स, तो उसके अंदर एग्जामिनर को ढूंढने में प्रॉब्लम होती है। तो आप क्या करें, इसके बाद अगर आपने ऐसा कुछ किया है, बहुत ज्यादा वर्क किया है, तो वहां पर आप इसको इस तरह से शो भी करते हैं, एक आंसर का बॉक्स टाइप का बना करके उसमें आंसर को एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि एग्जामिनर को जो भी चीजें चाहिए वो मिल जाएंगी। क्या है कि फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, आपने वर्किंग भी नीचे क्लियर करी हुई है और आंसर भी बड़ा क्लियरली एक्सप्रेस किया, तो उसको पूरे के पूरे नंबर देने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं। अब हम इसको अपने मतलब से बात करते हैं कि इसमें मतलब क्या निकलता है। देखिए यहाँ पर 2:1 का मतलब ये निकला कि अगर 1 रुपए की लायबिलिटी है तो 1 रुपए की लायबिलिटी के लिए इस कंपनी के पास 2 रुपए की करंट एसेट्स रखी हुई, यानी कि अगर 1 रुपए देना है, 2 रुपए रखे हैं जिससे वो पे कर सकते हैं। और कौन सी चीजें? सारी करंट एसेट्स। हमने यहाँ पे नॉन करंट पार्ट को ही नहीं कंसिडर करना होता। क्यों नहीं कंसिडर करना होता है? अरे किसी क्रिएटर का पेमेंट करना होगा तो फैक्ट्री बेच के थोड़ी ना पेमेंट कर देंगे, अपनी कार को, मशीनों को, इन सब चीजों को, लैंड को बेच के थोड़ी ना पेमेंट करेंगे। भाई पेमेंट जो करेंगे वो तो करंट एसेट से पेमेंट करेंगे। तो करंट एसेट्स को ही केवल यहाँ पे यूज करना होता है। और करंट एसेट्स जितनी ज्यादा होंगी उतनी ज्यादा कंपनी अच्छी है। आपसे सीबीएसई के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। उन्होंने 2 कंपनीज के करंट रेशियो दे दिए और ये पूछा कि आपसे आप बताइए कि कौन सी कंपनी अच्छी कंपनी है, कौन सी कंपनी बढ़िया कंपनी है। सीधी सी बात है कि जिसके पास करंट एसेट्स ज्यादा हैं उसकी उतनी स्ट्रॉन्ग पेइंग कैपेसिटी है। तो जिस कंपनी की करंट एसेट्स ज्यादा है, जिसका रेशियो हाई है, वो उतनी अच्छी कंपनी मानी जाएगी। अब यहाँ पर 1 रुपए की जगह पे 2 रुपए रखे हुए हैं, यानी कि आराम से ये लायबिलिटीज को पे ऑफ कर देंगे। हर चीज को मापने के लिए एक यार्डस्टिक होता है, एक पैमाना होता है जिससे कंपैरिजन किया जा सकता है। यहाँ पर जो है एक रेशियो जो होता है करंट रेशियो के लिए, जिसको हम कहते हैं आइडियल रेशियो। ये आपसे कभी कभी एग्जामिनर पूछते हैं कि आइडियल रेशियो क्या है। आइडियल रेशियो में यहाँ पर 2:1 मानते हैं, यानी कि अगर कंपनी की पोजीशन 2:1 है तो वो एक अच्छी कंपनी है, वो अपने शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन में ठीक है, वो अपने इमीडिएट पेमेंट्स को टाइमली पे कर सकती है। 2.1 से या 2:1 से अगर ये ज्यादा है, जैसे 3:1 हो गई, 4:1 हो गई, जितनी ज्यादा है उतनी बेहतर कंपनी है। ये जो प्रेजेंटेशन का तरीका ये प्योर फॉर्म है, यानी कि हमने रेशियो काटा और जो अमाउंट है वो लिख दिया। तो ऊपर कभी 5:1, 6:2 स्कोर काट दिया। तो इस फॉर्म में जब हम प्रेजेंट कर रहे होते हैं इसको हम कहते हैं प्योर। आइडियल रेशियो आपसे याद रखना है, इसका आइडियल रेशियो 2:1 है। और उस अगर आइडियल रेशियो से कम होता है तो वो कंपनी को हम अच्छी कंपनी नहीं मानते, मतलब उसकी पोजीशन अच्छी नहीं मानते। अगर मान लेते हैं कि इसी जगह पर यहाँ पर 1.7:1 आ रहा होता, तो यानी कि 1 रुपए के लिए 100 रुपए 70 पैसे हैं। 2 रुपए से अगर कम पैसे रखे हुए हैं तो वो फिर बहुत ज्यादा अच्छी कंपनी नहीं मानी जाती। 2 आइडियल सिचुएशन है और इसके ऊपर जितना होगा वो बेहतर होगा। और आप निश्चित तौर पे मान के चलिए कि आपसे इसके बारे में जरूर पूछा जाएगा, इसको आपको इंटरनली भी बात को समझना। अब इसी क्वेश्चन में क्विक रेशियो अगर निकालने को हमसे वो बोलता कि क्विक रेशियो आप निकालो, तो हमें क्या करना था कि क्विक रेशियो में हमने 2 एसेट्स को छोड़ देना है। कौन कौन सी 2 एसेट्स हैं? एक तो स्टॉक, इसको नहीं लेना है हमने, स्टॉक को नहीं लेना हमने, और दूसरा हमने प्रीपेड एक्सपेंसेस को नहीं लेना। तो क्विक रेशियो निकालने के लिए वर्ड यूज किया जाता है क्विक एसेट। क्विक एसेट्स का मतलब क्या है वो मैं लिख देता हूं, फिर से आपको समझ में आ जाएगा। करंट एसेट्स माइनस स्टॉक, सीए मींस करंट एसेट्स। अब थोड़ा सा शॉर्टकट में लिखना होगा, न्यूमेरिकल्स करते समय डिटेल में होगा तो काफी स्लो हो जाएगा। तो करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। या तो करंट एसेट्स का टोटल लिख के माइनस कर लीजिए या उन चीजों को छोड़ करके टोटल कर लीजिए, तो भी बात एक ही है। ऐसा नहीं जरूरी नहीं कि पहले सारी करंट एसेट जोड़ो और फिर उसमें माइनस करो। अब चूंकि हमने यहाँ पे करंट का सारी चीजें जोड़ ली है, इसमें से हम माइनस कर लेंगे। तो टोटल हमारी कितनी थी? यहाँ पे 4 लाख है, इसमें से हम माइनस कर देते हैं स्टॉक यानी कि इन्वेंट्री 80,000, और माइनस कर देते हैं हम प्रीपेड एक्सपेंसेस यानी कि 40,000,
अब जब हम इनको माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएंगे क्विक एसेट्स। क्विक एसेट्स पता करने का तरीका है, तो ये हो जाएगा आपका 120 माइनस हो जाएगा तो इट विल बी 2,80,000। क्विक रेशियो अगर निकालना होगा तो क्विक रेशियो कैसे निकालेंगे हम? क्विक रेशियो निकालते हैं क्विक एसेट्स, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो यहां पर क्विक एसेट्स जो हैं वो है 2,80,000, करंट लायबिलिटीज थी 2 लाख, तो ये हो जाएगा आपका 1.4 अपॉन 1 और आंसर हो जाएगा 1.4:1। इसका मतलब ये कि अगर हम इमीडिएटली देखें कितनी एसेट्स इनके पास रेडी हैं पेमेंट करने के लिए, तो 1 रुपए के लिए 1 रुपए 40 पैसे इनके पास रखे हुए हैं, यानी कि ये अपनी लायबिलिटीज को अगर तुरंत के तुरंत भी पेमेंट करना पड़े तो पे कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर भी एक आइडियल रेशियो है और आइडियल रेशियो है 1:1। 1:1 का मतलब ये कि अगर 1:1 आ रहा है आंसर तो वो ठीक है, अगर 1:1 से नीचे आ रहा है तो उसका मतलब उनकी पोजीशन क्विक रेशियो के हिसाब से ठीक नहीं है। क्विक रेशियो भी हम इसलिए चेक कर रहे हैं कि भाई तुरंत कितना है, तो 1 रुपए अगर देना है तो 1 रुपए 40 पैसे तो तुरंत के लिए उसके पास अवेलेबल है, तो इसका मतलब ये क्विक वाली लायबिलिटीज को भी पे ऑफ कर सकते हैं। तो क्विक पोजीशन जो है, क्विक लिक्विडिटी पोजीशन जो है वो भी, इमीडिएट लिक्विडिटी पोजीशन जो है वो भी इसकी ठीक है। तो आपको मैं और भी बात याद करा दूं कि ये जो क्विक रेशियो है इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, जरूरी नहीं कि क्विक रेशियो कहें, इसको हम लिक्विड रेशियो, क्या कह रहे हैं, इसको हम लिक्विड रेशियो भी कहते हैं। और ध्यान रहे कि जो हमारी मेन हेडिंग थी जिसके ये सब पार्ट्स हैं वो है लिक्विडिटी, तो हम जो आज टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है लिक्विडिटी पोजीशन चेक, जिसको हम लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं। और इसके अंदर हम 2 रेशियो पढ़ रहे हैं, एक करंट रेशियो और दूसरा क्विक रेशियो। तो क्विक का एक और नाम भी आपको याद कराना है, क्विक रेशियो का दूसरा नाम है एसिड टेस्ट रेशियो और तीसरा नाम है लिक्विड रेशियो। तो इतनी बात के साथ में ये टॉपिक आपका खत्म हो जाता है। जो करंट रेशियो है इसका जो आइडियल है वो है 2:1 और इसका जो आइडियल है वो है 1:1, यानी कि 2:1 और 1:1 तक का आ रहा है तो ठीक है, नीचे है तो खराब है और ऊपर है तो बेहतर है। अब आगे चलने से पहले एक छोटा सा टर्म हमें सीखना होगा और बहुत ज्यादा उस पर एम्फेसिस नहीं देंगे हम, अभी जितना काम की बात है केवल उतनी बात करते हैं। एक टर्म है हमारा वर्किंग कैपिटल, जो कि अब इनके साथ के एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स में डिस्कस होगा। वर्किंग कैपिटल का मतलब आप बिजनेस स्टडीज में बेहतर तरीके से पढ़ेंगे जब आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे होंगे। अभी हम थोड़ा सा पार्ट डिस्कस कर रहे हैं जितना जरूरी है, क्योंकि अपने आप में ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। वर्किंग कैपिटल का मतलब ये है कि ऐसा कैपिटल का पार्ट जो ऐसी एसेट्स पे इन्वेस्टेड है जिससे रोजमर्रा के काम चलते हैं, जिससे डे टू डे के ट्रांजैक्शंस होते हैं, जिससे डे टू डे की वर्किंग चलती है। अगर हम बिजनेस के या थियोरेटिकल पार्ट से कहें तो वो होती हैं करंट एसेट्स। पर अकाउंटिंग में, अकाउंट्स में हम क्या कहते हैं कि जितनी करंट एसेट्स हैं उसमें से अगर हम करंट लायबिलिटीज को डिडक्ट कर दें तो जो अमाउंट हमारे हाथ में बचता है वो होता है वर्किंग कैपिटल। और अगर हम शॉर्टकट में बात करना चाहें तो वर्किंग कैपिटल इज सिंपली एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटीज। और शॉर्टकट में हम याद ऐसे रख सकते हैं, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में जो डिफरेंस होता है उसको हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं।
कैसे वर्किंग कैपिटल कह रहे हैं, क्यों वर्किंग कैपिटल कह रहे हैं? बड़ी सिंपल सी बात है कि जो करंट एसेट्स हैं उसी से ही पैसा आ रहा है, उसी से ही डे टू डे ट्रांजैक्शन, उसी से रोजमर्रा के काम हो रहे हैं। अब क्या होता है कि अब वर्किंग किससे होनी है? वर्किंग का होगी कि उसमें से जो लायबिलिटीज लगी हैं उनको आप पे ऑफ कर दो, तो फिर हाथ में जो पैसा बच रहा है उससे इनफैक्ट में काम रोज के चल रहा है। कहने का मतलब है कि करंट एसेट से जो पैसा आया उसमें से जो करंट लायबिलिटीज का पे ऑफ पेमेंट कर दिया गया, फिर जो बच रहा है वो रोजमर्रा के कामों में इस्तेमाल होगा। तो वर्किंग कैपिटल अभी इतनी सी बात है आपको याद रखनी है, इट इज एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटीज, या हम कह सकते हैं करंट एसेट में से करंट लायबिलिटीज को हम माइनस कर देंगे तो ये वर्किंग कैपिटल कहलाएगा। अब देखिए प्रॉब्लम जो है यहाँ पर, जो एग्जाम में आने वाली प्रॉब्लम्स हैं वो दो तरह की हैं। एक प्रॉब्लम जो है वो डिस्क्रिप्टिव है। डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है कि आपको बैलेंस शीट दे देंगे, उस बैलेंस शीट के या तो कंटेंट्स दे देंगे, जैसा हमने अभी क्वेश्चन किया। इसमें क्या होता है कि आपको सारे कंटेंट्स दिए जाएंगे, उन कंटेंट्स को आप एक एक करके पिक करोगे और करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को लिख करके आप उसका करंट रेशियो निकालोगे। एक और वे भी होता है जिसमें क्या होता है कि आपको कंटेंट्स हाइड कर दिए जाते हैं और उसमें से हाइड करे हुए कंटेंट्स को हम निकाल के हम लोग करते हैं। तो इसके लिए हम डिटेल में पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर, क्योंकि वो एक बड़ा टॉपिक होगा और उसमें जो कॉन्सेप्ट आपके बताने हैं वो आगे वाले रेशियोज के भी यूज होने, तो उसको हमने काफी डिटेल में डिस्कस करना है। इस बीच में एक और तरह की प्रॉब्लम्स को हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। इन तरह की प्रॉब्लम्स में क्या होता है, जो अगली कैटेगरी है यहाँ पर वो आपको क्या करते हैं, अमूमन करंट रेशियो खुद बता देते हैं या क्विक रेशियो आपको बता देते हैं या कभी वर्किंग कैपिटल बता देंगे। देखिए आपस में रिलेशनशिप है। करंट रेशियो कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्विक रेशियो कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, करंट एसेट में से दो एसेट्स को छोड़ दिया और करंट लायबिलिटीज रेट डिवाइड किया। वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो सारा जो आपस में कहीं ना कहीं से ये लिंक्ड अप है, तो इसके ऊपर बेस वो प्रॉब्लम्स बना के देते हैं। इस तरह की प्रॉब्लम में होता क्या है कि आपको वो क्विक रेशियो का आंसर दे देते हैं या आपको वो करंट रेशियो का आंसर दे देते हैं। वो आपसे उल्टा क्वेश्चन पूछते हैं कि अब आप बताओ कि ये क्विक एसेट है, ये करंट एसेट है, इस कंपनी का स्टॉक कितना होगा, इस कंपनी के पास करंट एसेट्स कितनी होगी, इस कंपनी के पास करंट लायबिलिटीज कितनी होगी। तो इस तरह के कैटेगरी के भी क्वेश्चंस। यहाँ पर एग्जांपल देखिए, 6 प्रॉब्लम देख रहे हैं हम। करंट रेशियो इज 2.5, आपको करंट रेशियो ही बता दिया उसने। फिर उसने बता दिया जी वर्किंग कैपिटल 1,50,000 है। आप हमें पता करके बताओ, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। आप हमें ढूंढ के बताइए करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज कितनी है। तो यहाँ पहली कैटेगरी क्या है, बैलेंस शीट के कंटेंट्स दिए होंगे डायरेक्ट। दूसरी कैटेगरी क्या है कि हिडन कंटेंट्स दिए होंगे, सीधा सीधा आपको करंट एसेट नहीं दी, इनडायरेक्ट वे में दी होंगी। उसके लिए बैलेंस शीट के जो कंटेंट्स है उसको स्टडी करके वो हम अगली क्लास में स्टार्ट कर पाएंगे। तो तीसरी कैटेगरी क्या है, ये जो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें उन्होंने करंट रेशियो दे दिया, अगले वाले में आपको उसने कुछ और कंटेंट्स दे दिए इनडायरेक्ट वे में। तो ये वाली प्रॉब्लम्स को अब हम करते हैं, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स को भी एक दो को स्टार्ट करते हैं। अब जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ा है तो इसी को ही देख लेते हैं। यहाँ पर कई तरह की इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड होंगी आपस में। तो खास तौर पे क्या है कि आपको आगे एक प्रॉब्लम ये आती है कि हम स्टार्ट कहाँ से करें, हम किस पार्ट को लेके स्टार्ट करें। हम यहाँ पर जो है स्टार्ट जब करते हैं तो बड़ा सिंपल सा एक जो लॉजिक है कि जिस चीज का हमें आंसर दे दिया गया उसके हम फॉर्मूले को लिखेंगे और उसके फॉर्मूले को लिखते ही हमें अपने आप आंसर्स मिलने शुरू हो जाते हैं। तो आइए अब हमारे को यहाँ पे आंसर किस किस चीजों के दिए हुए हैं। एक तो दिया हुआ उन्होंने करंट रेशियो का आंसर, दूसरा उन्होंने दिया हुआ मैं वर्किंग कैपिटल का आंसर। तो पहले तो मैं इन दोनों के फॉर्मूले लिखूंगा, जैसे ही फॉर्मूले लिखूंगा मुझे अपने आप उसके बाद से आंसर मिलना शुरू हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले हमें दिया हुआ है यहाँ पर करंट रेशियो, शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं मैं। करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज।
इसका आंसर दिया हुआ था, आंसर को मैं पुट कर देता हूँ। आंसर कितना दिया हुआ था? आंसर दिया हुआ करंट रेशियो है 2.5। तो मैंने क्या कर दिया, करंट रेशियो की जगह 2.5 लिख दिया। CR मींस करंट रेशियो, CA मींस करंट एसेट, CL मींस करंट लायबिलिटीज। ये करंट रेशियो 2.5 दिया था, मैंने 2.5 लिख दिया। CA मुझे पता नहीं है, यानी कि करंट एसेट मुझे पता नहीं, मैंने CA ही लिखा रहने दिया। करंट लायबिलिटीज मुझे पता नहीं है, मैंने इसको करंट लायबिलिटीज को CL लिखा रहने दिया। अब इसके बाद मैं वहां तक चले जाऊं जहां तक मैं जा सकता हूं, तो ये मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये इस तरह से हो जाएगा 2.5 CL इज इक्वल्स टू करंट एसेट। इसके आगे मेरे पास जाने की कैपेसिटी नहीं है, तो उसको मैं यहीं पर ड्रॉप करूंगा। अब मैं देखता हूं दूसरी क्या चीज मुझे दी हुई थी। इसके बाद देखा मैंने, मुझे दिया हुआ है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया। वर्किंग कैपिटल का अमाउंट भी मुझे दिया हुआ है 1,50,000, तो मैंने वर्किंग कैपिटल की जगह पर 1,50,000 लिख दिया। इजिकल टू की जगह इजिकल टू करंट एसेट कितनी है, ये ऊपर मैं अभी निकाल के आया हूं। ये देखिए करंट एसेट ऊपर दी हुई है कि हमारी जो करंट एसेट्स हैं वो है 2.5 CL। तो मैंने अब क्या करना है, इसको यहाँ पर पुट कर दिया। मैंने लिख दिया करंट एसेट कितनी है, अभी निकाल के हटा हूं, 2.5 CL। CL मुझे पता नहीं है, यानी कि करंट लायबिलिटी पता नहीं है, मैंने CL लिख दिया। 1,50,000 जो है ये 1,50,000 लिखा रहने दिया, और 2.5 CL में से 1 CL माइनस कर दिया। CL मींस 1 CL, यानी कि ये कितना हो रहा है 1.5 CL। अब देखिए अगर हम ध्यान दें तो 1,50,000 इज इक्वल्स टू CL, और मैं यहां पर 1.5 लिख सकता हूं। मैंने क्या किया, 1.5 को नीचे भेज दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई था, 1.5 नीचे चला गया और CL वहीं पे रह गया। तो अब यहां पर आप CL की वैल्यू पता कर सकते हैं। तो CL आपका हो जाएगा 1.5 है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितने से मल्टीप्लाई कर दें? 10 से, तो ये पॉइंट हट जाएगा, ऊपर एक 0 पड़ जाएगा, तो ये यहां से यहां हट गया। तो ये 1 लाख आया। ठीक है, 1 लाख लिख देते हैं। हमें यहाँ पर क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या दी हुई है, हमें पता करनी है करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट्स। हमने करंट लायबिलिटी पता कर ली। अब यहाँ पर आके तो प्रॉब्लम खत्म हो गई, पर इसी रिलेशन को फिर हम यूज कर सकते हैं। देखिए ऊपर लिखा हुआ है 2.5 CL इज इक्वल्स टू करंट एसेट। तो करंट एसेट कैसे पता कर सकते हैं? करंट एसेट पता करने का क्या तरीका है, उस फॉर्मूले उस इक्वेशन में पुट कर दें। करंट एसेट्स पता करने का तरीका है जी 2.5 CL, यानी कि 2.5 टाइम्स ऑफ CL। CL यानी कि करंट लायबिलिटी, और करंट लायबिलिटी कितने निकाली थी 1 लाख, तो ये कितना हो गया जी 2,50,000। हमें आंसर मिल गया। अब हम जो टर्म यूज कर रहे थे उसको प्रॉपर वे में लिख दें। आंसर जो है वो है हमारा करंट एसेट्स हैं भाई 2,50,000, और करंट लायबिलिटीज जो हैं वो हैं आपकी 1 लाख। और इसको हम चेक भी कर सकते हैं ये सही है कि नहीं सही है। देखिए दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो वर्किंग कैपिटल आ जाएगा, और वर्किंग कैपिटल हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था 1,50,000। तो अब इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो थर्ड टाइप जो है। तो पहले कैटेगरी क्या थी, डायरेक्ट। दूसरी वाली हमने अभी डिस्कस नहीं करी, इट इज बेस्ड ऑन बैलेंस शीट कॉन्सेप्ट। और तीसरी जो है वो अब हम डिस्कशन में ला रहे हैं। आइए ऐसे एक आध प्रॉब्लम और करते हैं। रैंडमली कोई इसमें से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। जिसमें आंसर्स दिया हो। 11th क्वेश्चन देखते हैं। करंट लायबिलिटी ऑफ ए कंपनी वर 1,75,000 and its current ratio was 2:1. It paid 30,000 to a creditor. Calculate current ratio after payment. चलिए ये तो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं
इसको हम अगले स्टेप में करते हैं। ये चलिए इसको बता ही देता हूँ। क्या कह रहे हैं कि करंट लायबिलिटीज 1,75,000 है और इस समय करंट रेशियो 2:1 है। तो अब इसके बाद वो कहते हैं कि अगर हमने 30,000 रुपीज का क्रेडिटर का पेमेंट कर दिया तो करंट रेशियो चेंज होकर के क्या हो जाएगा आफ्टर पेमेंट। तो एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको। करंट रेशियो का हमने ले लिया फॉर्मूला, करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। इस समय वो कह रहे हैं कि हमारे पास, हम क्वेश्चन कर रहे थे 11th, करंट लायबिलिटीज हैं 1,75,000। तो करंट लायबिलिटीज की जगह पर मैंने लिख दिया 1,75,000। ठीक है, करंट लायबिलिटीज की जगह 1,75,000 लिख दिया। जो जो दिया उसको पुट करते जा रहे हैं। कह रहे हैं कि और रेशियो है 2:1, ये है 2:1 और करंट एसेट्स उसने क्या हमें बताई नहीं। ठीक है, करंट एसेट मिसिंग है यहाँ पर। अब हम करंट एसेट तो पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं? सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो करंट एसेट्स जो हो जाएंगे 2 into 1,75,000। तो करंट एसेट्स जो हैं वो हो जाएंगे 1,75,000 into 2 यानी कि 3,50,000। कुल मिला के मतलब ये निकला कि 3,50,000 रुपए की करंट एसेट्स हैं और 1,75,000 की इनकी करंट लायबिलिटीज हैं, जिससे इनका रेशियो 2:1 आ रहा है। अब उन्होंने हमें प्रॉब्लम क्या दी? आफ्टर पेमेंट ऑफ ₹30,000 टू क्रेडिटर्स। अगर हमने क्रेडिटर्स को 30,000 का पेमेंट कर दिया तो क्या चेंज हो जाएगा? तो करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज होता है। देखिए 3,50,000 रुपीज की करंट एसेट्स हैं आपके पास और 1,75,000 रुपीज की करंट लायबिलिटीज हैं। तो जब आप 30,000 रुपीज की लायबिलिटीज पे कर देंगे तो नीचे से 30,000 रुपीज के क्रेडिटर कम हो जाएंगे। करंट लायबिलिटीज में से 30,000 के क्रेडिटर कम हो जाएंगे। और क्रेडिटर को क्या पे कर रहे हो आप? कैश। कैश तो करंट एसेट होता है, तो इसके विपरीत ऊपर से 30,000 आपका कैश कम हो जाएगा, तो आपकी करंट एसेट भी 30,000 कम हो जाएगी। तो इसके बाद आपके पास जो बचेगा बैलेंस वो करंट एसेट्स क्या है? वैसे तो 3,50,000 की करंट एसेट्स थी। जब आपने क्रेडिटर को 30,000 रुपीज दे देने तो रुपए कम हो जाएंगे। रुपए यानी कि कैश, कैश यानी कि करंट एसेट। तो करंट एसेट कम हो जाएगी और कम होकर के कितनी हो जाएगी? 3,20,000। और नीचे जो 1,75,000 की देनदारी थी उसमें से आपने 30,000 पे कर दिया। तो जब आपने उसमें से 30,000 पे कर दिया तो आपका अमाउंट नीचे बैलेंस रह जाएगा 1,45,000। अब आप इसी को शॉर्ट कट लीजिए, ये 3 0 कैंसिल हो गए और 320 डिवाइडेड बाई आप 145 कर दीजिए। तो 320 डिवाइडेड बाई 145 तो ये हो जाएगा आपका 2.2, यानी कि रेशियो जो है अब आपका चेंज होके क्या हो जाएगा? 2.2:1। तो आंसर होगा आपका 2.2:1। अब देखिए इस तरह के प्रॉब्लम्स को अब हम अगले क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। साथ के साथ क्या है कि बैलेंस शीट के कंटेंट्स को भी डिस्कस करेंगे।